रात का 1 बज रहा था और मैं जाग रही थी। बात ही कुछ ऐसी परेशानी वाली थी कि मुझे नींद नहीं आ सकती थी। वजह अम्मा की बातें थीं, जो उन्होंने मेरी सास के बारे में जो मुझे बताई थीं। मेरे शौहर गहरी नींद में थे और मैं इन्हीं सोचों में परेशान हो रही थी कि अम्मा ने जो बातें मुझे बताई हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। मुझे अंदर घुटन होने लगी तो मैं बाहर आ गई। पानी पीकर वापस कमरे में जाने ही लगी थी जब मैंने अपनी सास को काली चादर ओढ़े कमरे से बाहर निकलते देखा। अम्मा की बातें मेरे कानों में गूंजी। देखना, वो तुमसे शादी तो कर रहे हैं, मगर अपनी सास से बचकर रहना। वो तुझे बसने नहीं देगी। देख लेना, जादू टोना करेगी और तेरा घर तबाह कर देगी। मुझे अम्मा की बातों पर यकीन आने लगा। मुझे उम्मीद थी कि जैसा अम्मा कह रही थीं, उस हिसाब से तो मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म सितम करेंगी। मगर शादी के 2 हफ्ते हो गए थे और अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। न सिर्फ मेरे सास बल्कि नंद भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मगर ये सब दिखावा भी तो हो सकता था। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ। मगर मैंने अपनी सास पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो अक्सर रात के वक्त उठती और छत पर बने कमरे में जाकर बंद हो जाती। उस दिन मैं अम्मा से ये बात कर रही थी। अम्मा ने कहा, देखा, मैं कहती थी ना, तेरी सास जादू टोना करती है, उसे तेरी खुशी अच्छी नहीं लगती। अम्मा ये बोल ही रही थी, तभी मेरी बुआ ने हमारी बातें सुन ली, जो थोड़े दिन के लिए आई हुई थी। कहने लगी, तुम्हें अच्छे से पता है ये वो किस्म की औरत नहीं है, ये और कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर का चोर बोल रहा है। अब बुआ ने अम्मा को अच्छा खासा डांट दिया। फिर मुझसे बोली, देखना, अपनी माँ की बातों में मत आना। तुम्हारी सास एक भली मानस है, इंसान है। और फिर वाकई मैंने बहकावे का चश्मा उतार कर देखा तो अपनी सास को अच्छी औरत पाया। अपना शक दूर करने के लिए मैंने एक दिन चोरी चोरी एक सुराख से छत वाले स्टोर में देखा तो मेरी सास इबादत कर रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। कुछ दिनों बाद मेरे शौहर को बाहर जाना था। उनकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपनी अम्मा को फ़ोन करके एक दिन पहले आने को बोल दिया। दूसरे दिन मेरे शौहर को जाना था। अम्मा को फ़ोन किया, फ़ोन ऑफ बता रहा था। सारे मेहमान आ चुके थे मगर अम्मा नहीं आई। मुझे बहुत गुस्सा था कि मेरे मायके में सिर्फ माँ थी और वो भी नहीं आई। मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरी सास और नंद मुझे बातें सुनाएंगी, मगर उन्होंने मेरी इज्जत रखी और सबको कहा कि दुल्हन की अम्मी किसी रिश्तेदार के मैयत पर गई हैं, इसलिए नहीं आ सकी। मेरा शौहर चला गया तो मैंने फिर से अम्मा को फ़ोन करना चाहा, मगर फ़ोन ऑफ था। अम्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने क्या बात थी कि जब से मेरी शादी हुई थी, मेरी माँ मेरे ससुराल वालों से मिलने से कतरा रही थी। मैंने हर बार नोटिस किया, मेरी शादी भी तो अजीब तरह से हुई थी और मैं शादी से पहले अपने शौहर को नहीं जानती थी और ना ही कहीं कहीं देखा था। बल्कि ये लोग कौन थे हमें पता ही नहीं था, ना हमने कभी एक दूसरे को देखा था। मेरी शादी मेरी बड़ी बुआ ने करवाई थी। मेरे अब्बा की मौत से पहले बुआ उनको देखने आई थी। उनके कमरे में बैठी हुई थी। अब्बा बुआ से कुछ बात कर रहे थे, पर मुझे पता नहीं चला क्योंकि वो काफ़ी धीरे बात कर रहे थे और सिर्फ बुआ को सुनाई दे रहा था। अब्बा क्या कह गए? शायद अब्बा ने बुआ से कोई वादा लिया था। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो एक दिन बुआ को अम्मा से बातें करते सुना। वो कह रही थी, हिबा की शादी वहीं होगी जहां मेरे मरहूम भाई ने वसीयत की थी। और अम्मा ने बहुत शोर मचाया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मगर बुआ ने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया और कहा कि हिबा की शादी तो उसी लड़के से होगी जिससे मेरा भाई तय करके गया है। मैं ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। अब्बा जाने किसके साथ मेरी शादी तय कर गए थे, मुझसे तो कभी उन्होंने नहीं बताया। माँ बहुत डर रही थी। शायद अम्मा उन लोगों को जानती होंगी, तभी इतना मना कर रही थी। बुआ ने मुझे अब्बा का एक ख़त दिया जिसमें उन्होंने मुझे वहीं शादी करने को कहा था जहाँ वो तय कर गए थे। अपने बाप की वसीयत पर अमल करते हुए मैंने हाँ कर दी तो मेरी माँ का रंग फ़क हो गया। मुझसे कहने लगी, वहाँ शादी ना कर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे वो लोग, वहाँ मत कर शादी। मगर मैं अब्बा की रूह को नाराज़ नहीं कर सकती थी। फिर मेरे होने वाली सास और नंद हमारे घर आए तो मेरी सास ने अम्मा को गले लगाकर कान में कुछ कहा तो अम्मा अंदर चली गईं और फिर बाहर नहीं आई। मुझे शक हुआ शायद वो लोग एक दूसरे को पहले से जानती हैं। शादी के सारे इंतज़ाम बुआ ने किए। अम्मा बस मेहमानों की तरह मेरी शादी में 2 घंटों के लिए आईं और चली गईं। वो मुझसे नाराज़ थीं। मुझे रुखसत करते वक्त कहने लगीं, अब देखना, तेरी सास तुझसे इंतकाम लेगी, वह तुझे चैन से नहीं रहने देगी। ये कहते हुए अम्मा की आंखों में आंसू थे और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैंने अम्मा की बात ना मानकर अपना नुकसान कर लिया है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मेरा शौहर बहुत अच्छा था और सास और नन ने भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। यकीनन अम्मा को गलत फहमी हुई थी। बुआ तो मेरी शादी करवाकर अपने शहर वापस चली गई थी।
मगर अम्मा ने मुझे अपने घर बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा और मेरी बहुत ज़िद पर कहा कि मैं सिर्फ तुम दोनों मियाँ बीवी की दावत करूँगी। मेरी सास ने बोला, कोई बात नहीं, तुम दोनों दावत पर जाओ। शादी के 1 माह बाद शौहर परदेश चला गया था और मेरी माँ उसको रुखसत करने भी नहीं आई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी क्या इज्जत रह गई। मैं मेहमानों के जाने के बाद अपने कमरे में जाने लगी तो नंद की बातें सुनकर रुक गई। वो अपनी माँ से कह रही थी कि भाभी की अम्मी को आना चाहिए था। या सब मेहमान बातें बना रहे थे। मेरी सास ठंडी आंख भरकर बोली, मैं जानती थी कि वो नहीं आएगी, वो मेरा सामना नहीं करना चाहती। नंद कहने लगी, अम्मा आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? कोई तो राज है जिसे आप कुछ छुपा रही हैं। मेरी सास कहने लगी, छोड़ो, तुम अभी छोटी हो इसलिए इन बातों को रहने दो। मैं कल खुद उसके घर जाऊंगी, बहू को पता ना चले बस। आखिर ये मेरी सास क्या करना चाह रही थी और इनके और मेरी माँ के बीच क्या चल रहा था। अगले दिन मेरी सास मुझे कहने लगी, बहू मैं ज़रा बाज़ार तक जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाएं, तो कहने लगी फिर कभी ले जाऊंगी, अभी मुझे देर हो रही है। सास के निकलने के बाद मैं भी उनके पीछे चल दी। मेरी सास मेरे मायके ही गई हुई थी, दरवाज़ा बजा रही थी। मैंने दरवाज़ा ना खोला तो बेचारी दस्तक देती रहीं और मायूस होकर पलट आई। मैं उनसे पहले ही घर आ गई। सास को शक न होने दिया कि मैं उसके पीछे गई थी। अगले दिन अभी मैं अम्मा की तरफ जाने का सोच रही थी कि मुझे मोहल्ले की एक दोस्त का फ़ोन आया जो कह रही थी तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हुआ है। मैं अपनी सास के साथ अस्पताल भागी। डॉक्टर ने कहा कि इनका ख्याल रखना पड़ेगा वरना इनकी तबीयत फिर से ख़राब हो सकती है। मैंने अम्मा से कहा आप मेरे साथ घर चलिए। मेरी सास ने भी मुझसे कहा था कि अपनी माँ को यहीं ले आओ। वो कहने लगी मैं तुम्हारी सास की साजिशों में नहीं आऊँगी, मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। ये कहकर अम्मा रोने लगी तो मुझे मजबूरन अम्मा की देखभाल के लिए जाना पड़ा। मेरी माँ मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। इतना तो मुझे शक हो गया था कि ज़रूर मेरी सास और मेरी माँ एक दूसरे को जानती हैं, मगर किस रिश्ते से ये समझ नहीं आ रहा था। बुआ अम्मा को देखने आई तो मैंने उनसे ये राज पूछा। बुआ मुझे कुछ बताने ही लगी थी कि अम्मा पहुंच गईं और मुझे डांट कर कहा कि तुम अपने घर जाओ। मुझे लगा कि बुआ अभी मेरी सास को अच्छे से जानती हैं। सास और नंद बहुत अच्छी थीं और मेरी सास तो मुझे रोज़ कहती थी कि अपनी बूढ़ी माँ को यहीं बुला लो, तुम्हें सहूलत हो जाएगी और तुम्हारी माँ भी अकेले नहीं रहेंगी। मैं माँ को उस दिन लेने गई कि मेरे साथ चलकर रहो तो माँ घबरा गई और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई, उनके हाथ में एक काले रंग की थैली थी। रोते हुए कहने लगी कि ये थैली जाकर अपनी सास को दे देना, मगर खुद खोलकर मत देखना और अपनी सास को कहना कि मुझे माफ़ कर दे। माफ़ करने वाली बात पर मैं चौंक गई। ये क्या बात हुई? क्या माँ ने मेरी सास के साथ कुछ गलत किया है जो उनसे माफ़ी मांग रही हैं? खैर, मैंने घर आकर सास को वो काले रंग की थैली दे दी। मुझे जानने का शौक़ हो रहा था कि उसमें ऐसा क्या है, मगर सास ने उसे मेरे सामने नहीं खोला और कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद फिर से मैं माँ की तरफ जाने लगी तो सास ने कहा उसे यहाँ आने के लिए राज़ी करो, वो अकेले नहीं रह पाएगी। घर जाकर अम्मा से कहा तो पिछली बार की तरह अम्मा फिर एक काले रंग की थैली देकर कहने लगी अपनी सास से मेरी तरफ से माफ़ी मांगना और उसको ये दे देना। मेरी सास उस थैली को पाकर बहुत खुश हुई और जैसे ये सिलसिला ही बन गया। जब भी अम्मा से मिलने जाती तो सास के लिए वो थैली ज़रूर देती, जिसमें जाने क्या होता। मैं तो हैरत के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि अम्मा ने मना किया था देखने से। मैंने सोचा कुछ भी हो मैं पता लगा कर रहूँगी ऐसा क्या होता है थैली में। मैं एक रोज़ फिर अम्मा से मिलने गई तो अम्मा से कहा कि आज मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगी, बड़े दिनों से नहीं खाया। अम्मा किचन में गई तो मैं तेज़ी से अम्मा की अलमारी का जायज़ा लेने लगी। पूरे कमरे की तलाशी ले ली मगर वो काले रंग की थैली यहाँ मुझे कहीं नहीं मिली, जिनमें से रोज़ अम्मा एक थैली मुझे देती थी कि सास को दे दो। मैं मायूस होकर कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि मेरी नज़र एक छोटे से संदूक पर पड़ी। उस संदूक पर ताला लगा हुआ था, यकीनन उसी में सारे राज छुपे हुए थे। मैंने आज तक उस संदूक को खुला हुआ नहीं देखा था। जब भी मैं अम्मा से पूछती तो मुझे कहती कि इसमें बरसों पुराना सामान है और मैंने कभी जानने का सोचा भी नहीं था। अब मुझे लग रहा था कि जो भी राज है वो इसी में है। मैंने चाबी तलाश करनी चाहिए मगर उसी वक्त अम्मा कमरे में आ गई। बोली, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, अम्मा इस संदूक को फेंक दें, काफ़ी पुराना हो गया है, इसमें जो सामान है वो अलमारी में रख दें। अम्मा एकदम गुस्से में आ गई। बोली, मैं कर लूँगी, तुम खाना खाओ और अपने घर जाओ। अम्मा की इस रद्द अमल से मेरा राज जानने का शौक़ और मजबूत हो गया। दूसरी तरफ सास के काम भी कुछ कम शक वाले नहीं थे। वो मुझसे थैली लेकर कमरे में चली जाती और घंटों बंद रहती और जब कुछ देर बाद वापस आती तो रोई होती
जाने अम्मा उनको ऐसा क्या भेजती थीं कि खुद भी रोती थीं और मेरी सास को भी रुला देती थीं। कुछ दिन बाद की बात है, मेरी सास घर पर नहीं थी तो मैंने मौका देखते हुए उनके कमरे में चली गई। अलमारी के पास गई थी कि सास आ गई। पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में। मैं घबरा गई और जल्दी से कहा, मैं तो सफाई करने आई थी। वह मुझे अजीब से अंदाज में बोली, तुम जाओ, मैं खुद कर लूँगी। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा क्या था आखिर उन थैलियों में। मेरी नंद को इस किस्म की मशकूक हरकतों के बारे में जानने का कोई शौक़ नहीं था। मुझे कहती, भाभी इतनी टो में ना रहा करो, तो जो राज दफन है उन्हें दफन ही रहने दो। उसकी इन बातों से मुझे शक होता कि शायद वो कुछ जानती है। एक दिन मुझे स्टोर की सफाई करते हुए एक शादी का एल्बम मिला। वो सास की शादी का एल्बम था। तस्वीरें देखते हुए एक तस्वीर पर मैं चौंक उठी। वो तो मेरी माँ की तस्वीर थी जो दुल्हन के साथ बैठी थी। इस बात का सबूत मिल गया कि मेरी माँ और मेरी सास पुरानी जानने वालियाँ हैं। मगर माँ ने मेरी सास के साथ ऐसा क्या बुरा किया था कि अब वो इतनी माफ़ियाँ मांगती थीं। मैंने अब फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए इस राज की तह तक पहुंचना ही है। इसलिए अब की बार माँ ने जैसे ही मुझे काली रंग की थैली दी, मैंने बाहर आकर वो थैली खोली। उसमें झुमके थे जो मैंने अम्मा को कई बार पहने देखे थे। साथ में एक बहुत पुराना कागज़ भी था जो कई जगह से ख़राब हो गया था। मैंने उस कागज़ की तह खोलकर देखा। उस पर एक बहुत प्यारी सी गज़ल लिखी हुई थी और आखिर में भेजने वाले का नाम भी लिखा था। मगर वहाँ से कागज़ फटा हुआ था तो मैं नहीं देख पाई। ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा अपने झुमके और ये किसी का भेजा हुआ ख़त मेरी सास को क्यों दे रही थी? ऐसा क्या था जो ये सब करने की नौबत आ गई? एक ख़्याल ये आया कि ये दोनों दोस्तें रह चुकी होंगी, एक दूसरे को जवानी में तोहफे भेजा करती होंगी। इसलिए हो सकता है मेरी माँ सास की दी हुई सारी चीज़ें वापस कर रही हों। खैर, मैंने उस थैली को वैसे ही बंद कर दिया और घर जाकर सास को थमा दी। आज वो खुश नहीं लगी। मुझे कहने लगी, अपनी माँ को कहना कि अब ये सब भेजने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों पर मेरा कोई हक नहीं। मैंने पूछा, आप मुझे सारी बात बताएं कि क्या चल रहा है, फिर ही शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। मगर सास एक ही बात कहती रही कि अपनी माँ को कहना मैंने उसे माफ़ किया, वो भी खुद को माफ़ कर दे। वो सारी थैलियाँ ले आई और मुझसे कहने लगी, जाओ अपनी माँ को ये वापस देकर आओ। मैं अभी तो अपने मायके से आई थी, इसलिए इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहती थी। मगर मेरी सास ने मुझे मजबूर कर दिया कि जाओ अभी अपनी माँ को ये सब देकर आओ। मेरी सास ने कहा, अपनी नंद को भी साथ ले जाओ। मगर मुझे तो थैलियाँ खोलकर देखना था कि इसमें है क्या, इसलिए मैं नंद को लेकर नहीं गई। मैं एक पार्क में जाकर बैठ गई और थैली खोलकर देखने लगी। मुझे एक ख़त मिला लिखा था, यहाँ आए 2 माह हो चुके हैं और इन 2 महीनों में मैं तुम्हें 20 ख़त भेज चुका हूँ, मगर तुमने अभी तक एक का भी जवाब नहीं दिया। उस ख़त के साथ उस थैली में एक बारीक सी सोने की चैन थी जो मैंने कई बार अम्मा की गर्दन में देखी थी। जितने भी ख़त थे सब में अलग अलग तरीक़ों से इजहार मोहब्बत लिखा गया था। एक ख़त में लिखा था, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, मुझे ये तो बताओ मेरा कसूर क्या था? सिर्फ तुमसे मोहब्बत तो की थी और मुझे लगता था शायद तुम भी मुझसे मोहब्बत करती होगी, मगर तुमने शायद सिर्फ वक्त गुजारी की। मैं इस बेवफाई के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सारे ख़त मेरे अब्बा ने लिखे थे, मगर ये ख़त किसको लिखे गए थे? क्या मेरी माँ को? फिर मेरी सास इनको पढ़कर क्यों रोती थी? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ा सकूँ। मैंने वहीं बैठे बैठे अपनी सास और माँ को फ़ोन करके कहा कि मैं यहाँ पार्क में बैठी हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ ही देर में वो दोनों मेरे लिए वहाँ आ गईं। पहले मेरी माँ आई थी। मेरे पास खुली हुई वो सब चीज़ें और ख़त देखकर अम्मा की रंगत फ़क हो गई। इतनी देर में मेरी सास भी आ गईं। उनकी भी वही हालत हुई जो अम्मा की थी। मैंने कहा, मैं ये सब पढ़ चुकी हूँ और कुछ समझ भी रही हूँ। अम्मा बोली, मैं और तेरी सास बचपन की सहेलियाँ हैं। हमारा बचपन और जवानी एक साथ हंसते खेलते गुजरी। मैं शाहीन को हमेशा अपनी बहन कहती थी और वो मुझे अपनी। कोई देखता तो हमारा प्यार देखकर उसे लगता ही नहीं था कि हम सहेलियाँ हैं, बल्कि वो समझते कि हम बहनें हैं। इस ताल्लुक़ में दरार तब पड़ी जब शाहिद की फ़ैमिली हमारी गली में शिफ्ट हुई। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग थे और बहुत जल्द सारे मोहल्ले में उनकी जान पहचान हो गई। पता नहीं कब और कैसे मुझे शाहिद अच्छा लगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं शाहिद को पसंद करने लगी थी पर वो शाहीन को पसंद करता था।
शाहीन भी उसे पसंद करती थी। मुझे बहुत जलन महसूस होती और ये जलन मुझे अंदर से मारे जा रही थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे शाहीन से हसद महसूस हुई। शाहीन के घर वाले उसकी शादी किसी अमीर घराने में करना चाहते थे, इसलिए शाहिद बाहर चला गया कमाने। वो वहाँ से ख़त लिखता था जो मेरे पास पहुँचते थे। पहले तो मैं वो ख़त शाहीन को दे देती थी, फिर बाद में अपने पास रखने लगी। मैंने एक चाल चली। एक तरफ मैंने शाहीन को ये यकीन दिला दिया कि वो वहाँ शादी कर चुका है, तो दूसरी तरफ शाहिद को बता दिया कि तुम्हारी शाहीन अब किसी और को चाहने लगी है। यूँ मैंने जलन में आकर दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया। शाहीन की शादी हो गई तो मैंने शाहिद को तसल्ली देने के लिए ख़त लिखने शुरू किए और बहुत जल्द उसके दिल में जगह बना ली। वो शाहीन की शादी के 3 साल बाद वापस आया। बहुत कुछ बदल चुका था। उसने मुझसे शादी कर ली और मुझे अपने साथ बाहर ही ले गया। धीरे धीरे वो मुझसे मोहब्बत करने लगा। मुझे कभी कभी पछतावा होता था कि मैंने कितना गलत किया। आखिर जब तुम 15 साल की हुई तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए हम इंडिया शिफ्ट हो गए। इस दौरान मैंने बहुत दुआएं की कि हमारा कभी शाहीन से आमना सामना ना हो, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक दावत पर तुम्हारी बुआ और शाहिद का शाहीन से आमना सामना हो गया। फिर सारी हकीकत सामने आ गई। शाहिद मुझ पे बहुत गुस्सा हुआ। फिर धीरे धीरे उनका गुस्सा कम हुआ, मगर हम अब पहले जैसे ना रहें। सिर्फ तुम्हारी वजह से एक दूसरे के साथ थे। फिर तुम्हारे बाप को जाने क्या सूझी कि कहने लगा कि तुम्हारी शादी शाहीन के बेटे से करेगा। मैं डर गई कि शाहीन अपनी शिकस्त का बदला मेरी बेटी से ले लेगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देगी। इसलिए मैं इतने मुखालफत की। इस सब के बावजूद मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकती थी क्योंकि मैं सख्त शर्मिंदा थी। मैंने ये सब शाहीन को इसलिए भेज दिया क्योंकि ये उसी की अमानत थी जिस पर मैं अपना हक जमा कर बैठी थी। मैं जानती थी उसने शाहिद की निशानी को अपनी बहू इसलिए बनाया है ताकि मुझे शर्मिंदगी ना हो, मगर फिर भी जो मैं कर चुकी थी उसका डर तो था ही दिल में। फिर मेरी सास बोली, मैंने हिबा को अपनी बेटी बनाया है, किसी बदले के लिए इसे बहू नहीं बनाया, और मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया था, ये सोचकर कि शाहिद मेरे नसीब में नहीं थे ही नहीं। मेरी माँ और सास गले मिलकर रोने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। उनके गिले शिकवे और नाराज़गी ख़त्म हो चुकी थी। कुछ अरसे बाद मेरी सास मेरी माँ को अपने साथ अपने घर ले आई थी और अब हम सब मिलजुल कर रहते थे। बेशक मेरी माँ ने बहुत बुरा किया था, मगर ये मेरी सास की हिम्मत थी कि बदले के बजाय माफ़ कर दिया, और ऊपर वाला तो माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।